का हमारा टॉपिक है नर एवं मादा जनन तंत्र का हार्मोनल नियंत्रण। चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं क्या होता क्या है इसमें। देखो एक बात हम सभी को पता है कि जो नर और मादा होते हैं, मेल और फीमेल, उनमें एक होता है कि जब हार्मोन्स निकलते हैं ना भाई, छोटे छोटे बच्चों के तो दाढ़ी मूछें निकल नहीं आते है ना। इसका मतलब ये है कि कुछ जो, और ये दाढ़ी मूछें हार्मोन्स की वजह से निकलती है, इस चीज को भी समझते चलते हैं, ठीक है। हार्मोन की वजह से ये सब होता है, मतलब कि नर और मादा, मेल और फीमेल में जो जनन तंत्र है उसका नियंत्रण आप सीधा सीधा समझ सकते हैं हार्मोन्स के द्वारा होता है, नर और मादा जनन तंत्र का। इसका मतलब ये होता है कि भाई देखो, जब जनन तंत्र का है तो जनन तंत्र से संबंधित जितने भी लक्षण हैं वो सभी हार्मोन्स की वजह से प्रकट होते हैं और प्रकट नहीं भी होते। पहली चीज ये है कि जैसे जब वयस्क, मतलब मान लीजिए कि जब जनन तंत्र विकसित होता है, ज्यादातर जैसे मेल फीमेल में अलग अलग होता है ना, मेल में 14 से 15 साल की वर्ष में, फीमेल में जनन तंत्र कब विकसित हो जाता है, ये होता है 13 से 14 साल में, मतलब औरतों में थोड़ा सा कम होता है, लड़कियों में। तो नर और मादा जनन तंत्र निर्भर करता है किसके ऊपर, हार्मोन्स के ऊपर। मतलब ये कि जब ये हार्मोन्स निकलते हैं तो नर और मादा में, मेल फीमेल में कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जिनसे कि हम जान सकते हैं कि हाँ ये जनन करने के योग्य हो चुके हैं। अब मेल में ये आयु होती है लगभग 14 से 15 वर्ष की, वही फीमेल में इसकी आयु होती है 13 से 14 वर्ष की आयु। मतलब कि ये एक ऐसी आयु है जिसमें मेल के शरीर में हार्मोन्स बनते हैं, हार्मोन्स बनने की वजह से वो जनन करने में सफल हो जाता है, मतलब कि जनन करने की क्षमता आ जाती है। भाई बच्चे छोटे बच्चे हैं, वो संतान को उत्पन्न नहीं कर सकते क्योंकि उनमें जनन तंत्र है लेकिन वो अभी विकसित नहीं हुआ, ठीक है। तो अंतर समझ में आ रहा होगा। तो सिंपली आपको एक लाइन में ये चीज समझ लीजिए आप कि भाई जो देखो नर एवं मादा जनन तंत्र है वो डिपेंड करता है, निर्भर करता है हार्मोन्स के ऊपर। ये हार्मोन्स की वजह से ही मेल और फीमेल में लैंगिक लक्षण दिखाई देते हैं। मेल में आयु 14 से 15 साल है, वही फीमेल में 13 से 14 वर्ष में ये लक्षण दिखाई देते हैं। और जब ये हार्मोन्स निकलते हैं तभी ये बच्चे का मतलब कोई भी व्यक्ति जो इतनी वर्ष का है फिर वो जनन करने में सक्षम हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता, है ना। तो यहाँ से हाँ भाई ये समझ में आ रहा है कि जो जनन तंत्र है उसके ऊपर हार्मोन्स का नियंत्रण होता है। अगर हार्मोन्स निकलते हैं तो जनन तंत्र विकसित होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। क्लियर। अब हमें समझना यह है कि आखिर कौन से हार्मोन्स हैं जो जनन तंत्र को नियंत्रण में रखते हैं, ये चीज समझना जरूरी है। इसको हम मिटाते हैं और अब हम देख लेते हैं कि आखिर कौन से हार्मोन्स हैं जो जनन तंत्र को अपने नियंत्रण में रखते हैं। होता नहीं कि भैया जैसे कि किसी के ऊपर वशीकरण वाला नहीं होता कि हाँ हमने उनके ऊपर जो जादू टोना कर दिया फिर उनको हमने अपने नियंत्रण में कर लिया, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। मतलब तो उसी तरीके से काम दूसरा कर रहा है, जनन तंत्र काम करेगा लेकिन नियंत्रण में किसके है, हार्मोन्स के, ठीक है। अब वो कौन कौन से हार्मोन्स हैं, देखो हम थोड़ा सा यहाँ पर एक सारणी टाइप आपको बना करके समझाना चाहते हैं। सबसे पहला हार्मोन होता है आपका हाइपोथैलेमस। समझ लेते हैं पहले थोड़ा सा, हाइपोथैलेमस ये है आपका ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अब आप सोच रहे होंगे ग्रंथि क्या होती है, तो ग्रंथि का मतलब ये 3 तरीके की होती है। जो ग्रंथियां हैं ये 3 तरह की होती है। पहले थोड़ा समझ लेते हैं फिर हम हाइपोथैलेमस पर आते हैं। देखिए 3 तरह की ग्रंथि होती है। एक बहिस्रावी ग्रंथि होती है, ठीक है। एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। और एक होती है मिश्रित ग्रंथि। ये 3 तरह की हमारे पास ग्रंथियां होती है, मतलब कि मानव शरीर में इस
इस 3 तरह की ग्रंथियां पाई जाती हैं। ग्रंथियां ऐसी कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है जो विशेष प्रकार का रसायन बनाती है, वो कुछ भी हो सकता है। अब बहिस्रावी किसे बोलेंगे? अगर कोई भी ग्रंथि अपना स्त्राव जो भी बनाती है उसे अगर गुहा में छोड़ती है, ठीक है, उसे अगर गुहा में छोड़ती है, नलिका में छोड़ती है, जो भी बनाती है, तो हम उसको बोलते हैं कि ये बहिस्रावी ग्रंथि है। जैसे हमने इसको ऐसे समझ सकते, जैसे उदाहरण में आप यहाँ पर अगर उदाहरण देखेंगे तो उदाहरण में आपका अमाशय आ जाता है। अमाशय स्टोमच सब लोग जानते हैं, है ना? ये एक प्रकार की क्या है? बहिस्रावी ग्रंथि। दूसरा, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या करती हैं? ये अपना जो भी मतलब कि रसायन बनाती है, ठीक है, वो क्या करती है? ये सीधा रुधिर में स्त्रावित करती है, मतलब रुधिर में डाल देती है, उन्हीं को हम अंतःस्रावी ग्रंथियां बोलते हैं। और इसमें उदाहरण आपका लिख सकते हैं हम हाइपोथैलेमस या फिर पीयूष ग्रंथि का नाम सब लोग सुने होंगे, पीयूष ग्रंथि। इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ये भी सिंपल समझ में आ गया होगा। मिश्रित ग्रंथि कई बार होता है, कुछ ग्रंथियां अपना स्त्राव मतलब वो जो भी रस बनाती हैं, जो भी केमिकल्स बनाती हैं, वो क्या करती हैं कि गुहा में भी छोड़ देती हैं और रुधिर में भी छोड़ देती हैं, दोनों तरीके से करती हैं, ठीक है। तो हम उन्हीं को मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। और इसका उदाहरण है हमारे पास भैया, सबसे बढ़िया उदाहरण है अग्नाशय। आप सभी जानते हैं पैंक्रियास के बारे में, तो ये चीज। तो आपको ग्रंथि का मतलब समझ में आया ना? ग्रंथि का मतलब ग्लैंड्स इंग्लिश में सब यूज करते हैं। तो ग्रंथियां कोशिकाओं के समूह होती हैं, ठीक है, जो विशेष प्रकार का रस या केमिकल्स या रसायन बनाती हैं, जो विशेष कार्य करने के लिए दक्ष होता है। अब ये 3 तरह की होती हैं, बहिस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि, ठीक है। बहिस्रावी ग्रंथि अगर कोई भी मान लीजिए ग्रंथि है जो अपना रस बनाती है और उसे गुहा में या नलिका में प्रवाहित करती है, तो फिर हम उसे बहिस्रावी ग्रंथि बोलते हैं, जैसे अमाशय हो गया। दूसरा, अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि का मतलब होता है ऐसी ग्रंथि है जो अपना स्त्राव, वो जो भी बनाती है, रस बनाती है, केमिकल्स बनाती है, ठीक है, उसको सीधा रुधिर में प्रवाहित करती है, तो फिर हम उसको अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। अब उदाहरण की बात करें तो पीयूष ग्रंथि, है ना, कक्षा 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पीयूष ग्रंथि होती है, वहां से हार्मोन्स निकलते हैं जिसकी वजह से हम लोगों की लंबाई नियंत्रण में रहती है, लंबाई बढ़ाने वाली ग्रंथि। और ये मास्टर ग्रंथि इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ग्रंथि शरीर में जितनी भी ग्रंथियां सबके ऊपर लगभग नियंत्रण रखती है, इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, है ना। जैसे कहीं होता नहीं कि कहीं पर काम करने वाले लोग होते हैं और उनमें एक सबसे लीडर होता है, सबसे मतलब मुख्य होता है, ठीक है, वो बाकी सबसे काम करवाता है कि भाई तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें वो काम करना है, तो उस तरीके का कार्य यूज ग्रंथि करनी। जितनी भी शरीर में ग्रंथियां हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात कर रहे हैं, जितने भी शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं सब पर नियंत्रण पीयूष ग्रंथि रखती है, इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। समझ में आ गया होगा। अब मिश्रित ग्रंथि सिंपल ही है, नलिका में भी अपना रस पदार्थ छोड़ देती हैं, रुधिर में भी छोड़ देती हैं, तो हम उनको मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। उदाहरण के लिए हमें अग्नाशय। तो सिंपल ये बात को समझ में आ गया होगा कि हम ग्रंथि तो समझ में आ गया। अब ये जो हाइपोथैलेमस होती है ना, ये एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है, समझ में आ रहा होगा। अंतःस्रावी ग्रंथि का मतलब कि ये अपना स्त्राव बनाती है, उसको प्रवाहित करती है कहाँ पर? रुधिर में। अब ये एक प्रकार का जब यौनारंभ होता है, यौनारंभ होता है, ठीक है, पॉइंट है, ध्यान रखना है। जब यौनारंभ होता है तो फिर ये हाइपोथैलेमस ना एक प्रकार का हार्मोन बनाती है, निकालती है, जिसको बोला जाता है गोनेडोट्रोपिन, ठीक है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन।
कई बार देखो हार्मोन इस तरीके से भी लिखा रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे चल लिख ले चाहे ऐसे लिख ले, इसको मिटा दे। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि से जब यौनारंभ होता है, मतलब कि लड़कियां, हमने कहा था ना कि लड़कियां 13 से 14 वर्ष में, फीमेल का, मेल का 14 से 15 वर्ष में यौनारंभ होता है, ठीक है। जवान शब्द यूज करते हैं कई बार गाँव में, इस तरीके से लिख सकते हो। तो जब इतनी आयु होती है तो हाइपोथैलेमस एक प्रकार की ग्रंथि होती है जो हम लोगों के मस्तिष्क में स्थित होती है, इसको अधिष्ठेतक भी कहा जाता है। तो जब इतनी आयु होती है ना, तो हमारे शरीर की ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि हाइपोथैलेमस एक हार्मोन बनाती है जिसे कहते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब देखो, अब खेला यहाँ से शुरू होता है, इसके बाद क्या होगा, अब जैसे ही ये अपना हार्मोन्स बनाएगी, ये हार्मोन्स काम करता है जा करके किसके ऊपर, ये काम करेगा जा करके, थोड़ा सा हम इसको सीरियल में लिखें जिससे आपको समझ में आए। ये काम करता है जा करके भैया कहाँ पर, पीयूष ग्रंथि पर। हम इसको ऐसे लिखते हैं, पीयूष ग्रंथि। समझ में आ रहा होगा, तो सिंपल है। ये काम करेगी, हाइपोथैलेमस एक हार्मोन बनाएगा जिसको हम गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बोलेंगे, सिंपल सा है। अब ये जब हार्मोन बनेगा तो ये हार्मोन काम करता है पीयूष ग्रंथि के ऊपर, मतलब कि मास्टर ग्रंथि के ऊपर भी एक ग्रंथि होती है। समझ में आ रहा है ना। जैसे देखो काम वाम कहीं होता है ना, तो एक सुपरवाइजर होता है, उससे भी बड़ा, मतलब कोई तो होता है ना जो सबसे बड़ा होता है। जैसे ये ना समझ में आ रहा हो तो आप ऐसा समझो, देखो हमारे देश में सबसे बड़ा कौन होता है, राष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री। आप ज्यादातर नाम किसका सुनते हैं, प्रधानमंत्री का, ज्यादातर कामों में। वही चीज है यहाँ पर भी। हाइपोथैलेमस ये एक तरीके से राष्ट्रपति की तरह कार्य करता है। राष्ट्रपति का मतलब ये थोड़ी कि विधानसभा ये सब उस सब का मैटर नहीं, बस समझने के लिए ये चीज है ना। हाइपोथैलेमस राष्ट्रपति की तरह कार्य करता है, मतलब कि ये करता है पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण, इसको बोलते हैं हम लोग मास्टर ग्रंथि। इस पर नियंत्रण रखता है कौन, आपकी हाइपोथैलेमस। जैसे प्रधानमंत्री के ऊपर भी राष्ट्रपति होता है सबसे बड़ा, है ना। तो उसी तरीके से मान लीजिए ये काम तो ये कर रहा है भाई, हमने कहा ना कि इसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, हमने बताया कि क्यों बोलते हैं। तो जब इसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, लेकिन इसके ऊपर भी एक ग्रंथि होती है जिसको हम हाइपोथैलेमस ग्रंथि बोलते हैं। ये भी मस्तिष्क में ही होती है, ये भी मस्तिष्क में भी होती है। तो यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई ना कि हाइपोथैलेमस हार्मोन बनाता है, उसको गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं। ये कार्य करता है आकर के पीयूष ग्रंथि के ऊपर। समझ लो, ये संदेश दिया, हाइपोथैलेमस ने संदेश भेज दिया इसको, ये संदेश है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसका मतलब जानते हो क्या होता है, इसका मतलब कि भैया पीयूष ग्रंथि गोनेडोट्रोपिन को रिलीज कर दीजिए। ये गोनेडोट्रोपिन एक प्रकार का हार्मोन होता है। तो हाइपोथैलेमस आदेश देती है एक तरीके से पीयूष ग्रंथि को कि भैया देखो पीयूष ग्रंथि, तुम्हारे पास गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है और बच्चे की आयु 13 से 14 साल हो चुकी है। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हम दे रहे हैं, आप गोनेडोट्रोपिन मतलब रिलीज करने का आदेश दे रहे हैं एक तरीके से, आप इसको निकाल दीजिए। अब मास्टर ग्रंथि क्या करती है, फिर ये हार्मोन्स निकालती है। कौन सा, हम इसको तीर के निशान से थोड़ा सा इसको हम अलग कलर से कर दे रहे हैं ग्रंथि। फिर ये बनाती है गोनेडोट्रोपिन, ऐसे ही नाम है, ठीक है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स बनाती है, ठीक है। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन बनाती है। अब ये हार्मोन्स दो तरीके का होता है, एक होता है आपका FSH, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, FSH। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, आप चाहें तो लिख सकते हैं। और दूसरा बनाती है LH, ये देखिए दो प्रकार के हार्मोन बनाती है। हाइपोथैलेमस ने कहा कि भैया हार्मोन बनाओ,
गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। तो इसने बना दिया, मास्टर ग्रंथि ने गोनेडोट्रोपिन हार्मोन बना दिया। ये दो प्रकार का होता है, यहाँ से एक एफएसएच और दूसरा एलएच। सिंपल। अब हमारे मन में सवाल आएगा कि भाई ये करते क्या है। इसको देखो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स बोलते हैं और इसको बोला जाता है, इसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंग्लिश में फुल फॉर्म है। एलएच का मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं इसको। हम एक काम करते हैं, पूरा लिख दे रहे हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये शॉर्ट में हार्मोन लिखते हैं। यहाँ पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। दो तरीके के हार्मोन गोनेडोट्रोपिन ने बनाए, एक आपका एफएसएच, दूसरा एलएच। अब प्रश्न आता है कि भाई अब ये क्या कार्य करते हैं। तो अब यही हमें समझना है कि ये दोनों क्या कार्य करते हैं। ये मादा में क्या कार्य करता है, मतलब मेल में क्या काम करते हैं, फीमेल में क्या काम करते हैं, इस चीज को समझना है। इसके लिए हम इसको मिटाते हैं और एक अच्छे तरीके से आपको साड़ी बना करके समझाते हैं, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो ये इतना लेकिन समझना जरूरी, जिससे ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। तो इतना तो समझ में आएगा कि जो हाइपोथैलेमस है वो गोनेडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन बनाती है। फिर पीयूष ग्रंथि दो प्रकार के हार्मोन बनाती है, एफएसएच और एलएच। अब हम इनका कार्य देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, हम सारणी बना लिए हैं जिससे आपको आसानी समझ में आ सके कि नर एवं मादा जनन तंत्र का हार्मोनल नियंत्रण किस तरीके से। देखिए, आप सबसे पहले हमने बताया कि जब यौनारंभ होता है, ठीक है, यौनारंभ का मतलब मेल में 14 से 15 वर्ष की आयु होती है और फीमेल में 13 से 14 वर्ष की आयु होती है। तो उस समय यौनारंभ के समय, है ना, यौवन जब आरंभ होने का समय होता है, उस समय सबसे पहले हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, वहां से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलता है, ये हार्मोन निकलता है, ठीक है। अब जैसे ये हार्मोन निकलता है ना, तो ये काम करता है पीयूष ग्रंथि के ऊपर आकर के, मतलब कि एक तरीके से पीयूष ग्रंथि को आदेश देती है कि आप गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, आप गोनेडोट्रोपिन को रिलीज कर दीजिए, मुक्त कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ हाइपोथैलेमस से जब ये हार्मोन निकलता है तो इसकी वजह से पीयूष ग्रंथि से ये हार्मोन निकलता है, मतलब गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। अब ये दो तरीके का होता है, एक होता है एफएसएच जिसे हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं, दूसरा है आपका एलएच जिसे हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फुल फॉर्म में कहते हैं, ठीक है। इसको पीत पिंडकर भी कहते हैं हिंदी में। ये अब बात आती है कि भाई देखो, ये तो काम हमें समझ में आ गया। अब ये सब क्या काम करते हैं, एफएसएच और एलएच का क्या कार्य होता है, उसको समझने के लिए हमने यहाँ पर एक सारणी बना रखी है कि भाई नर में क्या काम करेंगे, मादा में क्या कार्य करेंगे। सबसे पहले एफएसएच को देखते हैं। ये वाला जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये काम क्या करेगा, जैसे ये निकलेगा वैसे ही ये सर्टोली कोशिकाओं पर कार्य करता है, उन्हें शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने योग्य बनाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो एफएसएच होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये निकलता है और निकलने के बाद में कार्य किस पर करता है, सर्टोली कोशिकाओं पर। अगर आपने पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको जरूर पता होगा कि ये सर्टोली कोशिकाएं क्या होती हैं। अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये समझ में आ गया, ये कार्य करते हैं। क्योंकि भाई मान लीजिए शुक्राणु बनेंगे, क्योंकि इतनी अवस्था में शुक्राणु बनना प्रारंभ हो जाते हैं, अगर बनेंगे तो उनको पोषण भी चाहिए, तो वो पोषण सर्टोली कोशिकाएं प्रदान करती हैं और वो तभी उस योग्य हो पाती हैं जब एफएसएच रिलीज होता है, एफएसएच निकलता है तभी। तो एफएसएच का कार्य तो क्लियर हो गया कि भाई देखो नर में ये कार्य करते हैं। अब फीमेल में क्या कार्य करेंगे, देखिए ये हार्मोन ना दोनों में वर्क करते हैं। तो अगर हम फीमेल का देखते हैं तो यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल पर ही कार्य करता है। ग्राफियन फॉलिकल की मतलब वृद्धि करने में सहायक होता है और उसके द्वारा जो हार्मोन्स निकलते हैं उनमें सहायक होता है और अंडाणु को परिपक्व करने में भी परिपक्व करने को प्रेरित करते हैं।
तो एफएसएच का मादा में क्या कार्य होता है कि ग्राफियन फॉलिकल की वृद्धि एवं उसके द्वारा हार्मोन के स्त्राव एवं अंडाणु परिपक्वन को प्रेरित करते हैं, मतलब अंडाणु जल्दी परिपक्व उस कार्य में सहायता करते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा एलएच, मतलब जिसे हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं। ये कार्य करता है हमारी वृषण की कोशिकाएं, लीडिंग कोशिकाएं होती उन पर जाकर के। अब जब लीडिंग कोशिकाओं पर कार्य करता है तो यहाँ से दो हार्मोन्स निकलते हैं, कुंजन हार्मोन जिसे हम एंड्रोजन भी बोलते हैं, ये हिंदी में लिखा हुआ है। एक होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो ये जो कुंजन हार्मोन है इसकी वजह से शुक्राणु बनते हैं। दूसरा मेन काम हम बता रहे हैं कि इसकी वजह से शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया तीव्र गति से होना प्रारंभ होती है। और जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो द्वितीयक लक्षण प्रदर्शित करते हैं, मतलब दाढ़ी मूंछ का आना, ये सब वो सब मांसपेशियों का स्ट्रांग होना है ना, ये सब चीजें इसकी वजह से ज्यादातर होती है। मतलब शरीर अपने आप को बदलता है, ठीक है, तैयार होता है, इसकी वजह से लक्षण इसकी वजह से दिखेंगे और शुक्राणु इसकी वजह से बनते हैं, मतलब कुंजन हार्मोन की वजह से। तो ये हो गया एलएच का। और ये भी हार्मोन्स के नाम, ध्यान दीजिएगा, ये निकलते हैं वृषण से। ये चीज, ये दोनों हार्मोन्स हैं, ये निकलते हैं वृषण से, दोनों मिलजुल करके शुक्राणु को जनन करते हैं और उनको पोषण प्रदान करते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा कि भाई एलएच का महिलाओं में क्या कार्य होता है। तो ये देखो यहाँ पर दिया है, इसके प्रभाव से परिपक्व ग्राफियन फटता है। ग्राफियन कोशिकाएं होती है ना जिसमें अंडाणु पैक होते हैं। तो जब एलएच निकलता है तभी वो ग्राफियन कोशिकाएं फटती हैं और अंडाणु मुक्त होता है। अब अंडाणु मुक्त होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंडोत्सर्ग कहा जाता है, ओवुलेशन कहते हैं बायोलॉजी में। तो वो उस प्रक्रिया के लिए एलएच का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जब ये हार्मोन्स निकलता है तो जो स्त्री का अंडाशय होता है वहां से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जिसे हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। प्रोजेस्टेरॉन का प्रमुख रूप से प्रेगनेंसी या सगर्भता की स्थिति को बनाए रखना, मतलब वातावरण प्रदान करना है। मान लीजिए अगर प्रेगनेंसी होती है, ठीक है, प्रेगनेंसी हो गई मान लीजिए, तो उसको वातावरण प्रदान करना, भाई गर्भाशय की दीवारें मोटी करना, है ना। तो ये कार्य करता है प्रमुख रूप से इन सब चीजों में। मतलब जैसे यहाँ पर है ना शुक्राणु जनन द्वितीयक लक्षण, वैसे यहाँ पर भी है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों मिल करके अंडाणु का जो निषेचन होता है, निषेचन होने के बाद में उसको भ्रूण को प्रत्यारोपित करने में सहायता करते हैं, है ना, भ्रूण प्रत्यारोपण में सहायता करते हैं। और इसकी वजह से कभी कभी इसकी अगर मान लीजिए कमी हो जाती है ना तो मिसकैरेज की चांसेस बढ़ जाते हैं। कई बार सुना होगा ना कि मिसकैरेज हो जाती है क्योंकि अब इस हार्मोन की कमी हो जाती है। तो क्योंकि यही वो हार्मोन होता है जो बच्चे को जैसा वातावरण चाहिए पेट के अंदर वैसा प्रदान करता है, और नहीं मिल पाता, हार्मोन ही नहीं रहेगा तो शरीर के अंदर उस तरीके का वातावरण नहीं मिल पाता। वातावरण का मतलब ये है कि उसके अनुकूल दशाएं, है ना, जितनी ऑक्सीजन चाहिए उसे, जितना जो जो चीज चाहिए वो सब चीजें मुहैया करा। तो सिंपली अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है ये सबसे मेन है। यहाँ से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलेगा तो फिर गोनेडोट्रोपिन हार्मोन बनेगा। ये दो प्रकार का होता है, एफएसएच और एलएच। एफएसएच का हमने कार्य बता दिया और एलएच का हमने इस तरीके से कार्य बता दिया। तो यहाँ पर जा करके आपका नर एवं मादा जनन तंत्र का हार्मोनल नियंत्रण समाप्त हो जाए। उम्मीद करते हैं आपको ये यहाँ पर बताई गई हुई चीजें समझ में आई होंगी, और अगर कोई और कसर रह गई हो या फिर समझ में ना आ रही हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।